न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश के खबरों में। एक नजर डालते हैं अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से की गोलाबारी। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार गोलीबारी की घटनाएं जारी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और भारी तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसाए हमले के लिए गए। इन हमलों में अब तक कम से कम 15 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 59 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक भारतीय सैनिक भी शहीद हुआ है। कई गांवों में घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थलांतरित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने हर बार इन हमलों का मुंह तोड़ और संयमित जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान की गतिविधियों का उचित और केंद्रित उत्तर देने के साथ साथ सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाने की नीति भी दोहराई है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली के निष्प्रभावी करने की सूचना है। यह गोलीबारी पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और यह 14वीं रात थी जब पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और नियंत्रण रेखा पर भीषण गोलीबारी के कारण अब तक कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार हो रही गोलीबारी से सीमावर्ती इलाकों में भय और असुरक्षा का माहौल है। भारतीय सेना लगातार इन हमलों का प्रभावी जवाब दे रही है, लेकिन आम नागरिकों की जान माल का नुकसान जारी है। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार गोलीबारी की घटनाएं जारी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और भारी तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसाए हमले के लिए गए। इन हमलों में अब तक कम से कम 15 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 59 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक भारतीय सैनिक भी शहीद हुआ है। कई गांवों में घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थलांतरित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने हर बार इन हमलों का मुंह तोड़ और संयमित जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान की गतिविधियों का उचित और केंद्रित उत्तर देने के साथ साथ सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाने की नीति भी दोहराई है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली के निष्प्रभावी करने की सूचना है। यह गोलीबारी पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और यह 14वीं रात थी जब पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और नियंत्रण रेखा पर भीषण गोलीबारी के कारण अब तक कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार हो रही गोलीबारी से सीमावर्ती इलाकों में भय और असुरक्षा का माहौल है। भारतीय सेना लगातार इन हमलों का प्रभावी जवाब दे रही है, लेकिन आम नागरिकों की जान माल का नुकसान जारी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। इजराइल की टेक्निक और अडानी से कनेक्शन, पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले ड्रोन की जानिए कुंडली। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जिस ड्रोन से तबाह किया वह इजराइल का हारोप ड्रोन है। लाइटरिंग म्यूनिशन या कॉपी केज ड्रोन है, जिसे इजराइल
एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। ये ड्रोन मिसाइल और यूएवी दोनों की क्षमताओं को मिलाकर बना है। ये लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है, लक्ष्य की पहचान कर सकता है और मौके पर खुद को टारगेट पर गिराकर विस्फोट कर सकता है। भारत ने इजराइल से हारोप ड्रोन खरीदे हैं और इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर HQ-9 को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 पाकिस्तानी शहरों में इन ड्रोन से हमले के लिए गए, जिससे पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। हारूप ड्रोन की खासियत है कि यह टारगेट न मिलने पर वापस बेस लौट सकता है और GNSS जैमिंग के बावजूद काम कर सकता है। उपलब्ध स्रोतों के हारूप ड्रोन और अडानी समूह के बीच कोई प्रत्यक्ष तकनीकी या व्यावसायिक कनेक्शन नहीं बताया गया है। भारत में डिफेंस सेक्टर में अडानी समूह सक्रिय है, लेकिन हारूप ड्रोन का निर्माण और सप्लाई इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला हारूप ड्रोन पूरी तरह इजरायली टेक्नोलॉजी है, जिसे भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए खरीदा है। इसकी सटीकता, लंबी रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर और मजबूती इसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस जैसे टारगेट्स के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। अडानी समूह का सीधा कनेक्शन हारूप ड्रोन से फिलहाल सामने नहीं आया है। यह हथियार भारत इजराइल रक्षा सहयोग का उदाहरण है, न कि अडानी ग्रुप की साझेदारी का। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जिस ड्रोन से तबाह किया, वह इजराइल का हारूप ड्रोन है। लाइटरिंग म्यूनिशन या कॉपी केज ड्रोन है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। ये ड्रोन मिसाइल और यूएवी दोनों की क्षमताओं को मिलाकर बना है। ये लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है, लक्ष्य की पहचान कर सकता है और मौके पर खुद को टारगेट पर गिराकर विस्फोट कर सकता है। भारत ने इजराइल से हारूप ड्रोन खरीदे हैं और इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर HQ-9 को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 पाकिस्तानी शहरों में इन ड्रोन से हमले के लिए गए, जिससे पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। हारूप ड्रोन की खासियत है कि यह टारगेट न मिलने पर वापस बेस लौट सकता है और GNSS जैमिंग के बावजूद काम कर सकता है। उपलब्ध स्रोतों के हारूप ड्रोन और अडानी समूह के बीच कोई प्रत्यक्ष तकनीकी या व्यावसायिक कनेक्शन नहीं बताया गया है। भारत में डिफेंस सेक्टर में अडानी समूह सक्रिय है, लेकिन हारूप ड्रोन का निर्माण और सप्लाई इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला हारूप ड्रोन पूरी तरह इजरायली टेक्नोलॉजी है, जिसे भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए खरीदा है। इसकी सटीकता, लंबी रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर और मजबूती इसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस जैसे टारगेट्स के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। अडानी समूह का सीधा कनेक्शन हारूप ड्रोन से फिलहाल सामने नहीं आया है। यह हथियार भारत इजराइल रक्षा सहयोग का उदाहरण है, न कि अडानी ग्रुप की साझेदारी का। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहली बार S-400 किया इस्तेमाल, जाने इसकी खासियत। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तान के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश विफल हो गई। इस सिस्टम को भारत ने रूस से 2018 में $5.43 बिलियन की डील के तहत खरीदा था और इस भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है, जो भगवान विष्णु के न्याय के प्रतीक सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के हवाई टारगेट्स को पहचान सकता है और एक साथ 80 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। S-400 में 4 प्रकार की मिसाइलें होती है, जो विभिन्न दूरी और टारगेट के लिए उपयुक्त है, जैसे 48 N6E3, 9M96E2 और 9M96E। यह सिस्टम 5 से 10 मिनट में तैनात हो जाता है, जिससे यह तेजी से ऑपरेशनल हो सकता है। S-400 का रडार स्ट्रीट विमानों और जंपिंग के खिलाफ भी प्रभावी है और 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जिनमें से
36 को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी प्रभावी ढंग से काम करता है और कम दृश्यता वाले टारगेट्स को भी भेज सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया, जिससे भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह प्रणाली भारतीय वायुसेना को दुश्मन के जवाबी हमलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जाने इसकी खासियत। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तान के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश विफल हो गई। इस सिस्टम को भारत ने रूस से 2018 में $5.43 बिलियन की डील के तहत खरीदा था और इस भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है, जो भगवान विष्णु के न्याय के प्रतीक सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के हवाई टारगेट्स को पहचान सकता है और एक साथ 80 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। S-400 में 4 प्रकार की मिसाइलें होती है जो विभिन्न दूरी और टारगेट के लिए उपयुक्त है, जैसे 48N6E3, 9M96E2 और 9M96E। यह सिस्टम 5 से 10 मिनट में तैनात हो जाता है, जिससे यह तेजी से ऑपरेशनल हो सकता है। S-400 का रडार स्टेट विमानों और जैम्पिंग के खिलाफ भी प्रभावित है और 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जिनमें से 36 को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी प्रभावी ढंग से काम करता है और कम दृश्यता वाले टारगेट्स को भी भेज सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया, जिससे भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह प्रणाली भारतीय वायुसेना को दुश्मन के जवाबी हमलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3,700 लोगों से 616 करोड़ की हेराफेरी। कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मसिंह छोक्कर को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मसिंह छोक्कर को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ा खुलासा किया है। छोक्कर पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में किफायती आवास देने के नाम पर 3,700 लोगों से 616 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। धर्मसिंह छोक्कर, जिनका नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं में गिना जाता है और उनके बेटों ने साई आईना फार्म्स और माहिरा होम्स जैसी कंपनियों के जरिए यह घोटाला किया। इन कंपनियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में सस्ते घर देने का वादा किया, लेकिन न तो घर दिए और न ही पैसे लौटाए। ईडी की जांच में सामने आया कि छोक्कर ने फर्जी बिल बनाकर कंस्ट्रक्शन के खर्चे बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, खरीदारों के पैसों से महंगी कारें खरीदी और अपनी बेटी की शादी का खर्च भी निकाला। धर्मसिंह छोक्कर पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से उनकी गिरफ्तारी की गई, जहां गिरफ्तारी के दौरान हल्ली झड़प भी हुई। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। इस मामले में छोक्कर के बेटे सिकंदर और विकास भी आरोपी है। सिकंदर जमानत पर बाहर है, जबकि विकास अभी फरार है। ईडी ने इस घोटाले से जुड़ी 80 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की कई FIR के आधार पर की है, जिनमें धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। ये मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हजारों घर खरीदार अब भी अपने पैसे और सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मसिंह छोक्कर को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्मसिंह छोक्कर को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ा खुलासा किया है। छोक्कर पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में किफायती आवास देने के नाम पर 3,700 लोगों से 616 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। धर्मसिंह छोक्कर, जिनका नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं में गिना जाता है और उनके बेटों ने साई आईना फार्म्स और माहिरा होम्स जैसी कंपनियों के जरिए यह घोटाला किया। इन कंपनियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में सस्ते घर देने का वादा किया, लेकिन न तो घर दिए और न ही पैसे लौटाए। ईडी की जांच में सामने आया कि छोक्कर ने फर्जी बिल बनाकर
कंस्ट्रक्शन के खर्चे बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, खरीदारों के पैसों से महंगी कारें खरीदी और अपनी बेटी की शादी का खर्च भी निकाला। धर्मा से होकर पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से उनकी गिरफ्तारी की गई, जहां गिरफ्तारी के दौरान हल्ली झड़प भी हुई। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। इस मामले में छोकर के बेटे सिकंदर और विकास भी आरोपी है। सिकंदर जमानत पर बाहर है, जबकि विकास अभी फरार है। ईडी ने इस घोटाले से जुड़ी 80 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर की है, जिनमें धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। ये मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हजारों घर खरीदार अब भी अपने पैसे और सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। क्यूआर कोड से सिर्फ पेमेंट ही नहीं होता, बिहार में कांग्रेस का टिकट भी मिलेगा। अब तक आपने क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट या किसी डिजिटल सुविधा के लिए किया होगा, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने इसका एक नया और अनोखा इस्तेमाल शुरू किया है। अब कांग्रेस पार्टी का टिकट पाने के लिए भी आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। स्क्रीन पर क्यूआर कोड और कांग्रेस का चिन्ह दिखाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट वितरण की प्रक्रिया में तकनीक का तड़का लगाया है। पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं, वो भी एक क्यूआर कोड के जरिए। अब अगर आपको कांग्रेस से टिकट चाहिए तो किसी बड़े नेता से जान पहचान या सिफारिश की जरूरत नहीं, बस इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और ऑनलाइन फॉर्म भरिए। फॉर्म में आपको अपना नाम, जिला, विधानसभा, मोबाइल नंबर, पता, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या, सोशल मीडिया लिंक और अपने राजनीतिक व सामाजिक कामों की जानकारी देनी होगी। साथ ही जन आक्रोश मीटिंग और सामुदायिक बैठकों की संख्या और उनकी फोटो भी अपलोड करनी होगी। कांग्रेस का दावा है कि इससे टिकट वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आम लोगों को भी पार्टी से जुड़ने का मौका मिलेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि इससे उनका आम जनता से सीधा जुड़ाव बनेगा और अयोग्य उम्मीदवार सामने आएगा। बिहार देश का पहला राज्य है जहां कांग्रेस ने टिकट के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया है। अब कोई भी कहीं से भी कांग्रेस टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें, याद रखिए अब उससे सिर्फ पेमेंट ही नहीं बल्कि राजनीति में एंट्री का रास्ता भी खुल सकता है। बिहार में कांग्रेस का टिकट चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, फॉर्म भरिए और बन जाइए दावेदार। अब तक आपने क्यूआर कोड का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट या किसी डिजिटल सुविधा के लिए किया होगा, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने इसका एक नया और अनोखा इस्तेमाल शुरू किया है। अब कांग्रेस पार्टी का टिकट पाने के लिए भी आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। स्क्रीन पर क्यूआर कोड और कांग्रेस का चिन्ह दिखाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट वितरण की प्रक्रिया में तकनीक का तड़का लगाया है। पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं, वो भी एक क्यूआर कोड के जरिए। अब अगर आपको कांग्रेस से टिकट चाहिए तो किसी बड़े नेता से जान पहचान या सिफारिश की जरूरत नहीं, बस इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और ऑनलाइन फॉर्म भरिए। फॉर्म में आपको अपना नाम, जिला, विधानसभा, मोबाइल नंबर, पता, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या, सोशल मीडिया लिंक और अपने राजनीतिक व सामाजिक कामों की जानकारी देनी होगी। साथ ही जन आक्रोश मीटिंग और सामुदायिक बैठकों की संख्या और उनकी फोटो भी अपलोड करनी होगी। कांग्रेस का दावा है कि इससे टिकट वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आम लोगों को भी पार्टी से जुड़ने का मौका मिलेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि इससे उनका आम जनता से सीधा जुड़ाव बनेगा और अयोग्य उम्मीदवार सामने आएगा। बिहार देश का पहला राज्य है जहां कांग्रेस ने टिकट के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया है। अब कोई भी कहीं से भी कांग्रेस टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें, याद रखिए अब उससे सिर्फ पेमेंट ही नहीं बल्कि राजनीति में एंट्री का रास्ता भी खुल सकता है। बिहार में कांग्रेस का टिकट चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, फॉर्म भरिए और बन जाइए दावेदार। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आतंकवाद की नाभि पर ऐसी चोट कि पाकिस्तान का करीबी देश भी अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत ने आतंकवाद की जड़ यानी नाभि पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके करीबी देश भी अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक घुसकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संयम के साथ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान को नहीं। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय सहित लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भले ही जवाबी कार्रवाई की धमकी दी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने सिर्फ आतंकवाद के ढांचों को खत्म किया है, जिससे पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कोई वैध ठिकाना नहीं बचा। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। चीन और यूक्रेन जैसे देशों ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान को खुला समर्थन कहीं से नहीं मिला। यहाँ तक कि उसके पारंपरिक मित्र राष्ट्र भी अब उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद की नाभि पर चोट करने की हिम्मत और क्षमता सिर्फ उसी के पास है। अब पाकिस्तान और उसके करीबी देश को भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के नेटवर्क की रीढ़ की तोड़ दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क लेने के लिए मची होड़, मुकेश अंबानी की रिलायंस भी रेस में। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क लेने के लिए मची होड़, मुकेश अंबानी की रिलायंस भी रेस में। ऑपरेशन सिंदूर नाम भारत की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर किए गए सैन्य अभियान के बाद चर्चा में आया। इस अभियान के ऐलान के तुरंत बाद कई कंपनियों और व्यक्तियों ने ऑपरेशन सिंदूर नाम को ट्रेडमार्क कराने के लिए आवेदन दाखिल कर दिए। 7 मई 2025 को सुबह 10:42 से शाम 6:27 के बीच ऑपरेशन सिंदूर नाम के लिए कुल 4 ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किए गए। सबसे पहले आवेदन मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने किया था। अन्य आवेदकों में मुंबई के मुकेश चेतराम अग्रवाल, भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबेरॉय और दिल्ली के वकील आलोक कोठारी शामिल हैं। सभी आवेदन नाइस क्लासिफिकेशन की कैटेगरी 41 मीडिया संस्कृति के तहत किए गए थे। रिलायंस ने यह भी कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सशस्त्र बलों के साथ पूरी तरह खड़ी है और इंडिया फर्स्ट की सोच के प्रति प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। आतंकवाद के किसी भी रूप के खिलाफ भारत पूरे संकल्प और अटूट विश्वास के साथ एकजुट है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।